हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के पीवाईक्यू। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम हुए थे 2023 में हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बनता है, साथ ही जो भी क्वेश्चन यहाँ से जीके के पूछे गए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो भी क्वेश्चंस ऑनलाइन एग्जाम में आते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस भी जो है होते हैं और उस टॉपिक से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोनों का ही आपको फ़ायदा मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से जानने को मिलेंगे और कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे कि क्या जो है इस टॉपिक से नया पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से किस हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायराइड होता है। तो सेकंड ऑप्शन थायराइड जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में सही हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में फर्ग्यूसन पहाड़ी पर की थी। सोसाइटी ने शिक्षा, सामाजिक कल्याण, दलितों के उत्थान और समाज के वंचित वर्गों की बेहतरी जैसी राष्ट्र निर्माण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन करके भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की जो थी स्थापना की थी। कब की थी, 12 जून 1905 को की थी। कब की थी, 12 जून 1905 को की थी। कहाँ पर की थी, तो पुणे जिले में फर्ग्यूसन पहाड़ी पर जो थी की थी। ठीक है, और इस सोसाइटी का जो मेन मोटिव था वो क्या था, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, दलितों के उत्थान और समाज के वंचित वर्ग हैं उनकी उस पर ध्यान देना। तो ए और बी कथन दोनों जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है की थी, याद रखना है। ठीक है, मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ पे हो जाएगा, पुणे में हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, जीडीपी और कल्याण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीडीपी और कल्याण। ओके, देखिए किसी देश की जीडीपी लोगों के कल्याण का सूचक है। ये पॉइंट क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। यदि जीडीपी बढ़ रही है तो कल्याण समान रूप से नहीं बढ़ सकता। जीडीपी और कल्याण दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो जो गलत होगा वो हो जाएगा ये। जीडीपी क्या होता है, हिंदी में इसको बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद, और इंग्लिश में बोला जाएगा इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कई बार जो है इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो थर्ड जो है वो गलत हो जाएगा। और जीडीपी अगर बढ़ती है तो कल्याण समान रूप से जो है नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आया, शहद में मिलावटी चीनी के घोल की जांच करने के लिए नमूने में रुई की बत्ती भिगोकर उसे माचिस की तीली से चलाया जाता है। मिलावट की पुष्टि होती है यदि, ये मिलावट की पुष्टि कब होगी, जब चटाहट की ध्वनि के साथ जब चलता है वो, तो उसमें क्या होगा, मिलावट जो है इससे प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई इसमें मिलावट की गई है। ओके, अगला है, गृह मंत्रालय विभाग किसके पास है जुलाई 2023 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार। तो गृह मंत्रालय अभी भी देखो, अभी भी अगर हम बात करेंगे 24 में, फरवरी 24 अभी चल रहा है, तो लास्ट जो है डे है फरवरी का आज। तो अभी भी जो है गृह मंत्रालय विभाग किसके पास है, तो अमित शाह जी के पास ही है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और मंत्री भी जो है दिए गए हैं, जैसे कि निर्मला सीतारमण जी हैं। कौन है ये, वित्त मंत्री हैं। ठीक है, नितिन गडकरी की अगर हम बात करें तो ये है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। ठीक है, सड़क परिवहन जो है इनके अंडर में आता है। और राजनाथ सिंह की अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह कौन है, रक्षा मंत्री हैं अभी प्रेजेंट में। ठीक है, तो अमित शाह क्या हो जाएंगे, गृह मंत्रालय विभाग जो है वो अमित शाह के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, 1935 में। अब यहाँ से देखो, रिजर्व बैंक से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है कि किस एक्ट के तहत जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, तो 1934
जो अधिनियम था, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत जो थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। कब हुई थी ये डेट भी आपको दे सकता है, तो 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो थी हुई थी। इसके पहले जो है गवर्नर भी जो है पूछे जाते हैं कि पहले गवर्नर जो है कौन रहे, तो कौन रहे थे, ओसबोर्न, देखो ये नाम याद रखना आपको, ओसबोर्न स्मिथ, ये जो थे पहले गवर्नर रहे थे और ये एग्जाम में आ चुका है बहुत बार, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आते हैं क्योंकि जब भारतीय रिजर्व बैंक बना था तो ये कैसा था, प्राइवेट बैंक था। बाद में जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और इस पर जो है पूरी तरीके से भारत सरकार का जो है स्वामित्व हो गया था। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 में जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको इसमें याद रखने हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो है प्रेजेंट में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आया खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, करंट अफेयर में मैं आपको करा चुकी हूँ 2023 का, तो ये मैंने आपको आता होगा, ये क्वेश्चन आना चाहिए ऑब्वियस है। ओके, तो रैंक के साथ जो है इन्हें मिलान करना है कि कौन सा किस उसमें रहा है। तो आपको पता है 2023 में जो प्रथम स्थान पर रहा है जो राज्य, वो कौन सा रहा है, महाराष्ट्र रहा है, ठीक है। प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है, महाराष्ट्र। एक मिनट, अच्छा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, सॉरी मुझे लगा वो नेशनल गेम्स है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नहीं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है प्रथम स्थान पर जो है कौन सा रहा है, प्रथम स्थान पर, हाँ महाराष्ट्र ही आएगा, सॉरी, प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। और जो हमारे एक और गेम हुए थे ना अभी 37वें जो राष्ट्रीय गेम थी, उसमें भी जो है महाराष्ट्र ही जो है फर्स्ट स्थान पे पहले स्थान पे रहा है। ओके, द्वितीय स्थान पे अगर हम देखें तो वो सेकंड पे हरियाणा रहा है। अगर राष्ट्रीय खेलों में बात करें तो वहाँ सर्विसेज जो है वो सेकंड उस पर रही है, ठीक है। लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा है, तीसरे स्थान की अगर हम बात करें तो तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा है और चौथे स्थान पर एमपी रहा है, मध्य प्रदेश रहा है। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानक ताप और दाब पर ताप का मान क्या होता है। मानक ताप और वह दाब पर जो है ताप का मान जो है पूछा है, तो वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में खिलाड़ियों का दी गई श्रेणी में संबंधित स्पर्धाओं से उनके द्वारा जीते गए पदकों के साथ मिलान करें और सही कोड चुनें। ओके, ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में, 2022 का क्वेश्चन भी जो है हमारे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आपने फरवरी 2024 का अगर पेपर देखा हो तो उसमें 2022 के भी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। और राष्ट्रमंडल खेल जब 2022 में हुए हैं तो डेफिनेटली राष्ट्रमंडल खेलों से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे विनेश फोगाट ने जो है कौन सा मेडल जीता है, कितने उस वेट में जीता है, ये आपको बताना था। तो विनेश फोगाट की अगर हम बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता कुश्ती महिला फ्री स्टाइल 53 kg में, ठीक है। फिर बात करते हैं बजरंग पुनिया की, तो बजरंग पुनिया ने जीता है गोल्ड मेडल कुश्ती फ्री स्टाइल पुरुष फ्री स्टाइल 65 kg में। साक्षी मलिक ने जो है ये जीता है 62 kg में और दीपक पुनिया ने जीता है 86 kg में, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चार जो है आपको पता होनी चाहिए। ओके, कहाँ पर जो है ये खेल हुए थे, तो बर्मिंघम में जो है ये खेल हुए थे इस बार के राष्ट्रमंडल खेल जो थे। ओके, और भारत ने जो है टोटल 61 पदक जो है अपने नाम किए थे। ये मैं इसमें मतलब वीडियो जो है इससे रिलेटेड आ जाएगी, राष्ट्रमंडल खेलों से रिलेटेड, जिसमें हम जो है इनके बारे में जानेंगे कि कैसे जो है हुआ है। ओके, तो बर्मिंघम में जो है इस बार के जो है कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। उससे पहले जो है 2018 में हुए थे, वो बहुत पूछे जाते हैं ये भी, कहाँ पर हुए थे, तो गोल्ड कोस्ट में जो थे 2018 में जो है ये हुए थे, ठीक। तो अभी फिलहाल इतना ही याद रखो कि बर्मिंघम में जो है आयोजित हुआ था कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, जिसमें टोटल भारत ने जो थे 61 पदक जो थे जीते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिथियम का व्यवहार मैग्नीशियम के व्यवहार के समान होता है। इस प्रकार की समानता को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ओके, तो इसको क्या कहा जाता है? डायगोनल रिलेशनशिप जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि जो दोनों के गुण होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये किसको शो करते हैं? विकर्ण संबंध को ये शो करते हैं। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व में मौसिन राम में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसून हवाएं डैश की पहाड़ी से टकराती है। देखिए, पहले ही क्वेश्चन आता था कि सबसे अधिक वर्षा जो है कहाँ पर होती है, तो मौसिन राम में होती है। लेकिन अब उसका रीज़न पूछा है कि जो बंगाल की खाड़ी की मानसून हवाएं हैं वो किससे टकराती है, जहाँ से जो है औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो ये खासी पहाड़ी जो होती है वहाँ से टकरा कर जो है वर्षा होती है। ठीक है, मानसूनी हवाएं जो है खासी की पहाड़ियों से टकराती है और उसके बाद जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बारिश होती है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्योंकि पूछा जाता है कि किस स्थान पर विश्व की सबसे सर्वाधिक वर्षा जो होती है, तो मौसिन राम में होती है। कहाँ पर है मौसिन राम, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मौसिन राम हो जाएगा कौन से राज्य में? मेघालय में। ठीक है, मेघालय में है, याद रखिएगा। दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो वो भी मेघालय में ही है। वो कौन सा है? चेरापूंजी है, चेरापूंजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। गलत कथन बताना है। विटामिन कार्बनिक यौगिक है, सही है। पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं, सही है ये भी। अधिकांश विटामिन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं हो पाते हैं। ओके, आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते, ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे विटामिन से संबंधित जो है क्या रहेगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन आता है कि विटामिन का जो नामकरण था वो किसने किया था? तो वो फंक ने किया था, याद रखना है। ठीक है, और आपको पता है विटामिन जो है क्या है? हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और अगर इनकी कमी होती है तो ऑब्वियस है बीमारी होती है हमें, तो इनकी कमी जो बीमारी का जो है कारण बनती है। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपको याद रखना है। विटामिन शब्द का जो प्रयोग था सबसे पहले फंक ने जो था किया था। और बाकी आपको पता ही है कि हमारे अंदर जो भी विटामिन होते हैं कौन कौन से होते हैं? A, C, D, E, B ये होते हैं। ठीक है, इसमें से अगर मैं बात करूँ A, D, E और K, ये जो होते हैं ना फैट में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। और अगर मैं बात करूँ B और C की, तो B और C जो हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक, तो ये याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे मूसलाधार बारिश का मौसम जिसमें अक्सर ओलावृष्टि के साथ प्रचंड हवा और स्थानीय तड़ित झंझ देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के तूफानों को क्या कहा जाता है? ओके, पश्चिम बंगाल में पूछा इस प्रकार के तूफानों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है काल बैसाखी। क्या बोला जाता है? काल बैसाखी जो है बोला जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहाँ से पूछा गया ये, तो इसको काल बैसाखी जो है बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सही मिलान जो है करना है। राज्य और बायो रिजर्व जो है यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसकी वीडियो आपको मिल ही गई होगी। मॉर्निंग में जो है हमने जो भी नेशनल पार्क थे वो सारे के सारे जो है कवर किए हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व भी किए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके जो है आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते जाइए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँगी सिमलीपाल ये जो है उड़ीसा में है। असम मानस राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए, बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाए, ये दोनों ही कहाँ मतलब असम में हो जाएंगे, नेम वही मिलेगा लगभग सभी का। ठीक है, एमपी में क्या है? एमपी में हो जाएगा पंचमढ़ी, और मेघालय में हो जाएगा नोकरेक। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। तो फर्स्ट का C, सेकंड का A सही है, थर्ड का D और फोर्थ का B। ठीक, तो ये याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकार की क्या बोला है? सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना निम्नलिखित में से किस राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है?
तो ये हो जाएगी सार्वजनिक स्वास्थ्य के पोषण स्तर में वृद्धि करना और उसमें सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। तो ये जो योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये इसके अंडर में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स, पीओपी के लॉन्च से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें 3 कथन सही हैं, 2, 3 और 4। पहला कथन जो है इसमें सही नहीं है। क्या है पहला? देखिए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने अक्टूबर 2022 में कर्नाटक में राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत पीओपी की जो है शुरुआत की थी। तो ये जो है इसमें क्या हो गया? गलत हो गया। देखो यहाँ पे सारी चीज़ सही है, लेकिन ये जो अक्टूबर लिखा है ना, ये गलत हो गया। यहाँ पे जुलाई में ही जो है ये हो गई थी, तो इस वजह से जो है ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, बाकी जो इसमें दिए हैं वो सारे ठीक है कि 1018 किसान उत्पादक संगठनों को 37 करोड़ से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया गया, जिसमें लगभग 3.5 लाख किसानों को लाभ होगा। ई नैम सेवा प्रदाताओं के प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म के रूप में एकीकृत जो है करता है, जिसमें समग्र सेवा प्रदाता, लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता, गुणवत्ता आश्वासन सेवा प्रदाता, स्वच्छता श्रेणीकरण, पृथक्करण और पैकेजिंग सेवा प्रदाता आदि जो हैं आते हैं। ठीक है, तीसरा अगर इसमें देखेंगे तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के 41 सेवा प्रदाता पीओपी के अंतर्गत आते, जो विभिन्न मूल्यवान श्रृंखला सेवाओं जैसे व्यापार, गुणवत्ता जांच, बाजार जानकारी इनकी सुविधा जो है प्रदान करते हैं। तो 2, 3 और 4 जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन इसको मैच करने से रिलेटेड है कि पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, केमिकल कौन सी है, काइनेटिक कौन सी है और रेडिएशन एनर्जी कौन सी है। चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी आ जाएगी यहाँ पे? हाइड्रो पावर प्लांट, पन बिजली जो संयंत्र है वहाँ पे कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगी कहाँ पर? डिजिटल जनरेटर में। गतिज ऊर्जा कहाँ पे? विंड टर्बाइन में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और विकिरण ऊर्जा हो जाएगी सौर तापीय ऊर्जा, सोलर थर्मल। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 7 बहनी राज्य में से मिजोरम में साक्षरता दर सबसे अधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। ओके, तो देखिए दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। 7 सिस्टर स्टेट्स में से अगर हम देखें तो जो मिजोरम है, जो यहाँ की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। कितनी थी? 91.33% थी। ठीक है, तो इस वजह से जो है 7 सिस्टर्स में अगर बात आती है, कई बार ये भी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की इन 7 सिस्टर स्टेट में से किस राज्य की जो सर्वाधिक जो जनसंख्या है, सॉरी साक्षरता दर सर्वाधिक किसकी है? तो वो मिजोरम की है। ठीक है, तो याद रखिए। और बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है, ये पॉइंट तो है ही सही, तो दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा साक्षरता की अगर बात की जाए तो वो कहाँ पे है? केरला में है, तो केरल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गवर्नर जनरल को उसकी मैच करना है, गवर्नर जनरल और उसकी अवधि दोनों मैच करनी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप तो वॉरेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, सर जॉन शोर है और लॉर्ड वेल्जली है। ठीक है, तो किसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो ये देख रहे हैं। अगर आप एक का भी निकाल लेंगे तो ऑप्शन में आपको जो है पता चल जाएगा। देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। कब बने थे? 1772 या 73 में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट से ही जो है मैच हो रहा है, तो ए का फर्स्ट हो जाएगा। देखो एक ही ऑप्शन है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो थे कौन बने थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। तो सबसे पहला टाइमिंग होगा वो उन्हीं का होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। 1773 से एक और चीज़ आपको याद आती होगी, रेगुलेटिंग एक्ट, ये भी जो था इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ था। ठीक है,
ओके, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस अगर आप देखेंगे तो 1786 से 1793 तक रहे, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद। फिर सर जॉन सॉर रहे 1793 से लेकर 1798, और फिर लॉर्ड वेल्जरी रहे 1798 से लेकर 1805 तक। ठीक है, याद रखनी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मई 2023 में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ठीक है, तो कौन सा बन गया है? भोपाल शहर जो है ये स्थानीयकरण को, लोकलाइजेशन को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है भोपाल। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए सतत विकास की तरफ बढ़ने वाला जो पहला शहर है कौन सा है, तो वो भोपाल ही है। तो यही चीज़ इसमें पूछेगी, थोड़ा लंबा करके, लेकिन डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि सतत विकास की ओर जो है सबसे पहला कदम जो है किस शहर ने बढ़ाया है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में कौन सा संगठन खाद्य सामग्रियों में कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमाएं निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होता है? खाद्य सामग्रियों में कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमाओं को जिम्मेदार पूछा है, तो वो हो जाएगा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक है, याद रखना है ये FSSAI। चलिए नेक्स्ट देखिए, खासी और जैंतिया पहाड़ियों में से सबसे अधिक वर्षा होती है जो 1000 सेंटीमीटर से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कथन एक है बिल्कुल सही दिया है। सेकंड है, लद्दाख और अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देखिए राजस्थान में आपको पता है कम वर्षा होती है, तो यहाँ पे 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा कैसे हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूँ ना पश्चिम राजस्थान की, तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर और 43 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, तो 150 नहीं होती है। ओके, अगर इसमें भी राजस्थान में भी अगर बात की जाए ना कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, दक्षिण जो राज्य का दक्षिणी पूर्वी जिला है वहाँ पर जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो या पश्चिमी राजस्थान में तो होती ही जो है कितनी है, 50 से 43 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो केवल कथन जो है एक सही है और दूसरा यहाँ पे गलत है। ठीक, अगला देखिए, नीति निर्माण के लिए राज्य द्वारा पालन किया जाने वाला कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं है? जो निर्देशक सिद्धांत नहीं है वो बताना है। ओके, इसमें देखिए समान काम के लिए समान वेतन, ये सही है। बच्चों की कम उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये भी जो है नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। समुदाय के भौतिक संविधानों संसाधनों का स्वामित्व सामान्य हित के लिए है, तो ये भी सही है। आर्थिक व्यवस्था के संचालन से धन का संकेंद्रण करना, ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं आता है, तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि धन का संकेंद्रण करना नहीं है, ये आर्टिकल ना उसमें आता है आर्टिकल 39C में। देखो आर्टिकल 39 नीति निर्देशक है, लेकिन वहाँ पे क्या है, धन का संकेंद्रण करने से मना किया गया, यानी कि धन और उत्पादन के साधनों को जो है संकेंद्रण मतलब इकट्ठा जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन हो गया या उत्पादन के केंद्र, वो इकट्ठा करके जो है नहीं रख सकते। ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या है, उल्लंघन करता है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आता तो ये पॉइंट सही हो जाता, अदरवाइज ये गलत है फिर। ठीक है, क्योंकि इसने बोला है करना है। चलिए देखिए, गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रीच द एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू। तो मतलब जो गैसेज जो पहुंचती है एटमॉस्फेयर में एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स में, तो वो किसके थ्रू पहुंचती है, तो वो हो जाएगा आंसर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, प्रसार, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रसार बोलेंगे। सब्लिमेशन तो क्या होता है, सब्लिमेशन क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में नहीं पता क्या बोलेंगे। तो ये डिफ्यूजन रहेगा इसका मतलब, मेन आंसर जो है प्रसार जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 2022 का क्वेश्चन है। 2022 में
एजबेस्टन में क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय कप्तान, क्या बोला गया है? भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में 32 रन बनाकर ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओके, ये सही नहीं है। ठीक है, विश्व रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम 18 वर्षों तक रहा। देखिए, एक ओवर में उन्होंने 32 नहीं, कितने 35 रन बनाए थे, तब जो है विश्व रिकॉर्ड टूटा था, तो ये हो जाएगा। विश्व रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम 18 वर्षों तक रहा, ये सही है। ब्रायन लारा ने अपनी इस रिकॉर्ड के लिए दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर रॉबिन पीटरसन को निशाना बनाया था और जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है 35 रन जो है सही रहेगा। ठीक है, तो 2, 3 और 4 जो है बिल्कुल सही है, और इसमें 32 की जगह 35 होता तो ये सही होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? संस्कृत में प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए एक आंदोलन था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्मानंद पांडुरंग ने की थी, तो दोनों ही कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, संस्कृत में प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी क्या था? धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए क्या था? एक आंदोलन था। और इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी, ये भी आपको याद रखना है। 1863 में प्रार्थना समाज की स्थापना जो थी दादोबा पांडुरंग और उनके भाई थे आत्माराम पांडुरंग, उन्होंने जो है की थी। ओके, याद रखना है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किससे रिलेटेड है? निम्नलिखित खिलाड़ियों ने 2022 में अपने खेल में एक रिकॉर्ड बनाया, खिलाड़ियों को उनके खेल से मिलाएं। ओके, 2022 में मतलब कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है वो बताना है। ओके, तो इसमें से 1-2 का अगर आप निकाल लोगे ना, फिर आपका आंसर जो है निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे फेमस नाम आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? मीराबाई चानू का। ठीक है, तो भारोत्तोलन में है, तो सी का 4th जो है रहेगा। तो सी का 4th 2 ऑप्शन में था वैसे। ठीक है, तो 2 ऑप्शन वैसे कट होंगे। फिर मनप्रीत कौर अगर आप देखेंगे तो मनप्रीत कौर का जो नाम आता है वो आता है गोला फेंक में। ठीक है, पूजा जाटियान हो जाएगा तीरंदाजी में, और अविनाश शाबले जो है ये हो जाएंगे धावक। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में सबसे अधिक शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेशों के समूह को दर्शाता है? कौन सा पूछा इसने? ओके, जो सबसे ज़्यादा शहरीकृत केंद्र प्रशासित प्रदेश समूह को दर्शाता है तो वो है दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है, दिल्ली में अगर हम देखें तो शहरी जो आबादी है लोगों की वो 97.5 और चंडीगढ़ में भी ये इतनी है 97.25। ठीक है, बाकी आप दमन दीव वगैरह में देखेंगे, पुदुचेरी में देखेंगे तो ये 68.3% है, दमन दीव में ये 75.2 है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो वो इसी में है, दिल्ली और चंडीगढ़ में। ठीक है, ओके, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले मानसूनी वर्षा का सामना करता है? तो सबसे पहले जो मानसूनी वर्षा होती है वो किस शहर में होती है? तो वो होती है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम जो है हो जाएगा। देखिए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी आपसे पूछा जा सकता है। वो पूछ सकता है कि सबसे पहला जो मानसून आता है वो किस घाट पर आता है? पूर्व पर आता है, पश्चिम पर? तो तिरुवनंतपुरम जो है किस घाट पर स्थित है? पश्चिमी घाट पर स्थित है, तो राइट आंसर हमारा पश्चिमी घाट हो जाएगा। ओके, तिरुवनंतपुरम की सबसे बड़ी पहचान क्या है? यहाँ का जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है वो जो है यहाँ की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है, क्योंकि वो मंदिर जो है बहुत साल पुराना है। ठीक, तिरुवनंतपुरम को ये अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो किस नाम से जानते? त्रिवेंद्रम, पहले। ठीक है, त्रिवेंद्रम जो है इसको कहते थे। ठीक, दूसरा नाम इसका पूछा जा सकता है तो त्रिवेंद्रम रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा प्रवाह आरेख में ऊर्जा का प्रवाह शाकाहारी जीवों में डैश से होता है? तो जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो शाकाहारी जीवों में उत्पादकों से होता है। ठीक है, फिर पहले उत्पादक होगा ना, फिर वो आएगा शाकाहारी जीव आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मूल क्षेत्राधिकार संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को एक अंपायर के रूप में स्थापित करता है।
सर्वोच्च न्यायालय रिट के रूप में विशेष आदेश दे सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। देखिए इसमें गलत पूछा है, पहला वाला बिल्कुल सही है कि मूल क्षेत्राधिकार संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को एक अंपायर के रूप में जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय रिट के रूप में विशेष आदेश दे सकता है, तो बिल्कुल जो हमारा आर्टिकल 32 पढ़ते हैं जिसमें रिट जारी की जाती है, तो वो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय जो है वो विशेष आदेश दे सकता है। तो ये दोनों पॉइंट सही हैं। फिर ये दो पॉइंट जो है क्यों नहीं है, देखिए सबसे पहले इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है। ओके, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है कि मुख्य न्यायाधीश नहीं। आर्टिकल 129 में जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय के रूप में जो है काम करता है, ये जो है आर्टिकल उसमें बताया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है अगर कोई वो करता है, अवमानना करता है, तो उसको दंडित करने का जो है दंडित करने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो वो आर्टिकल 29 में बताई गई है। दूसरा पॉइंट आता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा क्योंकि नियुक्ति जो है वो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती। कौन करता है? सर्वोच्च, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की पूछा जाए तो भी कौन आएगा? राष्ट्रपति आएगा। और बाकी इसकी सलाह पर जो है बाकी अन्य जो भी होते हैं उनकी भी जो है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, चलिए 3 और 4 यहाँ पे गलत हो जाएंगे। अगला देखिए, मिलान करना है इसमें। देखिए अगले में जो है जो भी अधिनियम वगैरह आए उनका जो है मिलान करना है। सबसे पहले आता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में ही जो है आ गया था। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त जो था ये 1793 में आया था। ओके, सहायक संधि प्रणाली जो थी ये 1798 में, और सती प्रथा का उन्मूलन जो था ये हुआ था 1829 में। तो याद रखना है ये चारों जो है इस तरीके से मैच हो जाएंगे, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्रोनोलॉजी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहले कौन सी हुई और दूसरी कौन सी हुई, तो ये पता होना चाहिए। अगर आपको ईयर पता है तो डेफिनेटली आप उसको फिर लगा पाएंगे ना। तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त जो था ये आया था 1793 में। देखो इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि जब 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल उस वक्त कौन था? कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, उस वक्त जो था बंगाल का गवर्नर जनरल था। ओके, भारत में जो है कॉर्नवालिस को एक नाम से और जाना जाता है, सिविल सेवा का जनक। ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत में सिविल सेवा का जो जनक है किसको जाना जाता है, तो कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। ठीक, तो याद रखना है 1773 में हमने पढ़ लिया। 1773 में क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट था। पिट्स इंडिया एक्ट से पहले जो आया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, एक और आता है रोहिल्ला युद्ध, कि रोहिल्ला युद्ध कब हुआ था, ये भी आ चुका है एग्जाम में। तो रोहिल्ला युद्ध हुआ था 1774 में, ये भी याद रखना है। ओके, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आ चुका है, तो वो 1775 से 1722 था। सालबाई की जो संधि हुई थी मद्रास की के साथ जो था वो खत्म हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तीसरा मैंगलोर जो था श्रीरंगापट्टनम की संधि के साथ जो था समाप्त हुआ था 1793 में। और चौथे जो श्रीरंगापट्टनम का युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान जो था मारा गया था 1799 में। ठीक है, तो चारों जो है आंग्ला मैसूर युद्ध से ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए अगला देखिए, ये एक योजना है। कौन सी ये योजना दी गई है इसमें? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की साझेदारी से संबंधित कौन से कथन सही हैं, पूछा है। ठीक है, देखिए यूएनडीपी और एनयूएलएम ने एक साझेदारी में पेश किया जिसका उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में अच्छी तरह से सूचित करियर विकल्पों को चुनने के लिए सशक्त बनाना है। तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना का जो है कथन जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है।
ठीक है। दूसरा कह रहा है साझेदारी अपने स्वयं के उद्यम शुरू कर रहे और उन्हें विस्तारित करने की इच्छुक महिलाओं को सहायता प्रदान करेगी, विशेष रूप से देखभाल, अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था, वैद्युत गतिशीलता, अपशिष्ट प्रबंधन, खाद्य पैकेजिंग और अन्य क्षेत्रों में। ये भी पॉइंट जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। उसके बाद जो तीसरा है वो इसमें गलत है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। चौथे पे चलते हैं। ये क्या है? यूएनडीपी चयनित परियोजना स्थानों में बिज सखी नामक सामुदायिक व्यवसाय सलाहकार विकसित करके इस पहल में योगदान देगा। ये पॉइंट भी क्या है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 जो है यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल सही है। अब गलत क्या है यहाँ पे? गलत क्या कहा गया है इसमें कि उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने और उद्यम विकास में तेजी लाने पर केंद्रित 5 वर्ष की परियोजनाओं जिसे 2027 से आगे बढ़ाया जा सकता है, प्रारंभिक चरणों में 10 शहरों को कवर करेगी। ये वाला जो पॉइंट है इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या पॉइंट गलत किए इसने। उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने और उद्यम विकास में तेजी लाने पर केंद्रित, ये जो है 5 वर्ष की नहीं 3 वर्ष की परियोजना है, जिसे 2027 नहीं 2025 तक जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। और प्रारंभिक चरणों में जो है ये 8 शहरों को जो है कवर करने वाली है। ठीक है, 8 शहरों को कवर करेगी। तो ये तीनों जो इसमें दिए गए थे वो गलत थे। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है इसमें। अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन है ट्रांसफर पेमेंट जो अंतरण अदायगी होती है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। ओके, परिवारों को अंतरण अदायगी जो ट्रांसफर पेमेंट्स है वो सरकार द्वारा की जाती हैं, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट क्या दे रहा है, जो कि क्या है गलत दिया गया है कि पेंशन, छात्रवृत्ति आदि ट्रांसफर पेमेंट का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, पेंशन हुआ या स्कॉलरशिप हुआ तो ये भी ट्रांसफर पेमेंट का जो है हिस्सा है। ठीक है, तो ये इसीलिए जो है गलत हो जाएगा। अंतरण अदायगियों का उपयोग प्राय समाज के भीतर आय को पुनः वितरित करने के लिए एक माध्यम के रूप में पेश किया जाता है। तो केवल 1 और 3 जो है सही हो जाएंगे। ये जो हिस्सा नहीं है ये क्या है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। सेवरल अंडर न्यूट्रिशन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फूड एंड एनर्जी इज टर्म्ड एज। तो जो न्यूट्रिशन की जो कमी हो जाती है फूड और एनर्जी की वजह से, उसको जो है क्या कहा जाता है, ये इसने पूछा है। क्या बोलेंगे इसको? क्वाशिरकोर, मार्समस, डेमेंटिया या विस्टिंग। तो राइट आंसर इसमें दिए है मेरिस्मस। मेरिस्मस जो है ये जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी की वजह से जो है होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, प्रोटीन की कमी होगी, लिपिड की कमी होगी। ठीक है, तो उसमें जो है ये होता है। ठीक, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन है सितंबर 2022 में डैश में 10-12 गांव जो पूरी तरह से कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर है ने रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करते हुए प्रकृति आधारित जीवन शैली को आजीविका को अपनाकर भारत का पहला संशोधित जैविक गांव बन गया है। मॉडिफाइड बायो विलेज कौन सा बना है भारत का? वो बना है त्रिपुरा में 10-12 गांव। ठीक है, पूरी तरीके से क्या बन गया है, ये मॉडिफाइड बायो विलेज जो है बन गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि के लिए प्रमुख रूप से क्या उत्तरदायी है? ओके, ग्रीन हाउस जो मतलब जो भी बढ़ता है ग्रीन हाउस, उसमें जो है सबसे वो है उत्तरदायी कारक, वो कौन सा है? CO2 की जो बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो बढ़ना है वो जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों को फेलोशिप देती है। गोपिका वर्मा ने इसे मोहिनी अट्टम के लिए प्राप्त किया जो राज्य का एक नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम केरल का है। इसके अलावा केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य आता है, वो आता है कथकली से। और याद रखना है ये जो फेलोशिप है वो किसको मिली है? गोपिका वर्मा को। ये पूछ सकते हैं कि फेलोशिप जो है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किसे दी गई है, ओके, या मोहिनी अट्टम के किस कलाकार को दी गई है? तो गोपिका वर्मा को दी गई है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो आपसे, भारत में टेलीविजन टीवी की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो भारत में टीवी की शुरुआत हुई थी 1959। जो पहला प्रसारण हुआ था दूरदर्शन का वो हुआ था 15 सितंबर 1959 को। ठीक है, याद रखना है ये। और BBC
बीबीसी क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। इसने जो है सबसे पहले 1936 में जो है पहली टेलीविज़न सेवा जो थी शुरू की थी बीबीसी ने। और भारत में शुरुआत पूछी जाए तो 15 सितंबर 1959 से हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायक उस्ताद आमिर खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? उस्ताद आमिर खान के बारे में पूछा है। तो उस्ताद आमिर खान जो है ये इंदौर घराने से संबंध जो है रखते हैं। ठीक है, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराना की स्थापना के लिए जाना जाता है? इंदौर घराना की स्थापना के लिए किसको जाना जाता है? उस्ताद आमिर खान को जाना जाता है। ओके, तो चलिए और भी बहुत सारे घराने हैं, जैसे आगरा घराना है, ग्वालियर है, जयपुर है, पटियाला है, बहुत अलग अलग है, बट यहाँ पे इंदौर की बात हो रही है तो आमिर खान हो जाएगा यहाँ पे, उस्ताद आमिर खान। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? अभी 2024 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे, तो ये किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? ये होंगे पेरिस में आयोजित। ठीक है, तो पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस में। ठीक है, चलिए अगला ये कंप्यूटर का है तो ये हमारे काम का नहीं है तो इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को तरल सोने के नाम से भी जाना जाता है? तो तरल सोना किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है। किसको कहते हैं तरल सोना? पेट्रोलियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? मूल कर्तव्य कितने हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल संविधान में अगर मूल कर्तव्यों की संख्या पूछी जाए तो वो 0 थी, और जब ये जोड़े गए 42वें संशोधन के द्वारा तो उस वक्त 10 जोड़े गए थे, फिर संशोधन करके एक जो नया मूल कर्तव्य था वो ऐड किया गया था। ठीक है, तो अभी इनमें से जो नहीं है, देखिए राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना ये हमारा मूल कर्तव्य है। हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसे परिरक्षित करना भी हमारा जो है मूल कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, ये भी सही है। ओके, केवल व्यक्तिगत विकास और व्यक्तिगत गतिविधियों पर ध्यान देना ये मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, जब हमें देश को की संप्रभुता, एकता और उसको बढ़ाना है तो सिर्फ व्यक्तिगत विकास जो है नहीं रह जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक हुए, इन सभी स्थानों की रक्षा करना भी ये मूल कर्तव्य में ही शामिल है। ओके, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की स्थापना करना नहीं है, सॉरी, राष्ट्रीय जो स्मारक वगैरह है इनकी रक्षा करना ये हमारे अंडर नहीं आता है, मूल कर्तव्यों में नहीं आता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना आ गया, राष्ट्रगान का सम्मान करना आ गया, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना आ गया, ये जो है मूल कर्तव्य में आ जाएंगे। केवल व्यक्तिगत विकास और व्यक्तिगत गतिविधियों पर ध्यान देना ये भी मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखना है आपको। और ये किस उसमें है? 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। फिर पूछा जाता है 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपमिश्रक सूरजमुखी के तेल और तिल के तेल में उनकी मात्रा को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है? अपमिश्रक जो है कौन सा सूरजमुखी के तेल और तिल के तेल में उनकी मात्रा को बढ़ाने के लिए? तो वो है आर्जिमोन तेल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में स्थित नहीं है? क्या पूछा है? जो वेंगी क्षेत्र में नहीं है। तो अमरावती, नागार्जुनकोंडा, जगियापोट्टा, ये जो है ये आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, चौखंडी जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, चौखंडी जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, याद रखना आपको ये। ठीक है, क्योंकि चौखंडी जो है ये इधर उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, तो ये नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना, जिसे FY 2026 तक बढ़ाया गया है, कि विस्तारित अवधि के लिए कुल परिवार व्यय कितना है? तो ये हो जाएगा 160 करोड़।
ठीक है। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अनाधिकृत पहुंच और डाटा उल्लंघन को रोकना, ये साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक। दूसरा है एक अपवाद रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा को क्या कहती हैं? जो एक अपवाद रोणी है वो जो दूसरे को अलग करती है उसको बोला जाता है जल संभर बोल सकते हैं, या आप इसी को एक और नाम दे दिया जाता है जल विभाजक। ठीक है, जहाँ पे एक अपवाद रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा होती है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है वाटर शेड, वाटर शेड। तो जल संभर जो है सही हो जाएगा। अगला है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? तो ये फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाम भी पूछ सकता है, ये पूछा भी गया है कि दिल्ली की जो सेंट्रल असेंबली थी ये इसमें जो है बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था 8 अप्रैल। और कौन से नारे लगाए थे? इंकलाब जिंदाबाद के नारे जो थे इन्होंने लगाए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8 पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ते HIV प्रसार से निपटान के लिए प्रारंभ की गई परियोजना का नाम बताइए। तो HIV प्रसार से निपटने के लिए जो परियोजना प्रारंभ की गई वो है प्रोजेक्ट सनराइज। ठीक है, और ये पूर्वोत्तर राज्यों में जो है शुरू की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वही क्वेश्चन है, सेम ही है। यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को पूछा है, क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है साइनोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाल कर्मियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो क्या हो जाएगा? लाल जो कर्मी कीड़े जो भी कह सकते हैं आप, ठीक है, तो उसमें जो है पक्वाशय यानी कि गिजर्ड नाम की जो है एक क्या होती है? संरचना होती है। ओके, तो हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट देखिए, वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो सावित्रीबाई फुले के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो सावित्रीबाई फुले जो है ये महाराष्ट्र से जो है बिलोंग करती हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की जो है ये एक समाज सुधारक और शिक्षिका थी। ठीक है, इनके पति का नाम था ज्योतिबा राव फुले, जो कि जिससे रिलेटेड भी जो है ज्योतिबा राव फुले से भी जो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज्योतिबा राव फुले ने जो है भारत में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने में जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी। 1848 में सावित्रीबाई फुले ने जो है पुणे में सबसे जो आधुनिक लड़कियों का जो स्कूल था उसकी स्थापना जो थी सावित्रीबाई फुले ने करी थी। ठीक है, तो याद रखना है 1831 में जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से किसने करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडे दिखाकर रवाना किया था? तो ये किया था नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सही नाम पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो शुष्क बर्फ जो है यहाँ पे याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को निर्धारित करती है? तो कौन करता है? आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो थर्ड ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक से रिलेटेड हमने जो है क्वेश्चन ऊपर पढ़ ही लिए थे, क्या क्या जो है यहाँ पे पूछा जा सकता है वो सब मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो हम्पी के जो खंडहर हैं ये हैं कर्नाटका में। विजयनगर की जो है राजधानी रही है कभी हम्पी, तो ये जो है इसका राइट आंसर कर्नाटका जो है हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी जो है शामिल है, ये याद रखिएगा 1986 में जो है इसको शामिल किया गया था। ठीक, देखिए अगला
अगला क्वेश्चन है, बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया? ठीक है, भारतीय चित्रकार है मकबूल फिदा हुसैन, तो इन्होंने जो है घोड़ों का जो है घोड़ों को मतलब चित्रित जो था किया था मकबूल फिदा हुसैन ने। ठीक है, ये मकबूल फिदा हुसैन वही हैं जिन्हें आप MF हुसैन के नाम से जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि MF हुसैन सबको पता होगा, लेकिन पूरा नाम जो है वो ऑब्वियस है, बहुत कम लोगों को पता होगा। तो इनका जो पूरा नाम है वो मकबूल फिदा हुसैन है। तो घोड़ों को चित्रित करते हुए जो है इन्होंने कई चित्रों को बनाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट, 1973 में जो है इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। 1990 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण और पद्म भूषण 1973 में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और शांति कूटनीति के लिए ख्याति प्राप्त सुल्तान कबूस बिन सईद का हाल ही में निधन। ओके, ये 2020 का क्वेश्चन है, तो इसको हमें नहीं लेना है, तो इसको बेशक आप छोड़ सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस भौतिकी वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, डायरेक्ट। और अब इसमें ये बता दिया गया कि इन्हें जो है 1932 में नोबेल पुरस्कार भी जो है इन्हें मिला था। किसको? जेम्स चैडविक को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखो, मिडनाइट चिल्ड्रन, शेम और द सैटेनिक वर्सेस, ये तीनों बुक जो हैं सलमान रुश्दी की हैं। एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है ये सलमान रुश्दी की बुक नहीं है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है ये VS नायपॉल की बुक है, VS नायपॉल की बुक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के किस शहर के निकट स्थित है? कौन सा पूछा है? अरकू घाटी। तो अरकू घाटी हो जाएगा विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में है ये, विशाखापट्टनम में अरकू घाटी। ठीक, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावल्ली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ओके, किस खेल के लिए द्रोणावल्ली हरिका को पूछा है? तो शतरंज के लिए जो था इनको दिया गया था। चलिए ये छोड़ दीजिए बेशक। अगला देखिए, लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? 6 वर्षों तक सांची की खोज पूछा है इसने, किस वर्ष की गई? तो 1818 में जो है झांसी कह रही मैं, सांची की जो खोज थी वो की गई थी। ठीक है, और इस खोज का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? जनरल हेनरी टेलर, जनरल हेनरी टेलर को जो है इसका श्रेय दिया जाता है। 1818 में जो है इसने ये खोज जो थी की थी। ठीक है, ओके, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, लगातार 4 टेस्ट श्रृंखला में 2 शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो वो हैं विराट कोहली। ठीक, नेक्स्ट देखिए, उस मीडिया कंपनी का नाम बताइए जिसने 21st सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है। तो वो है डिज्नी। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के राज दरबार में आए थे? सर थॉमस रो की जो है बात की जा रही है। तो सर थॉमस रो जो थे ये जहांगीर के दरबार में जो थे आधिकारिक जो है राजदूत के रूप में आए थे। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से जो है ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, सूरत बंदरगाह पर जो है ये पहुँचे थे सर थॉमस रो। ठीक, और 1615 से लेकर 1615 में जो है ये आए थे और 1618 तक जो है 3 वर्षों तक जो है ये मुगल दरबार में रहे थे। और उस वक्त जो है मुगल सम्राट कौन थे? जहांगीर थे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई जीएसटी दर क्या है?
लॉटरी के लिए जो निर्धारित की गई है वो है 28%। ठीक है, लॉटरी पर जो जीएसटी लगता है वो कितनी है, 28% है। तो ये याद रखिए। एक ये पूछा जाता है जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो किस तरीके का कर है, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। कब कब जो है इसको पेश किया गया था, 1 जुलाई 2017 को जो है इसको पेश किया गया था। ठीक है, 4 टैक्स स्लैब हैं इसमें जीएसटी में। एक 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। ठीक है, तो लॉटरी के लिए जो है 28% जो है जीएसटी दर है। ठीक है, ओके चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलथुनाडु, वल्लभुनाड और थेक्कुकुमुकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे। ये राज्य हैं तो ये कहाँ पर थे, केरला में थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है। क्या पूछा, जो मानव कान का भाग नहीं है, तो कौन कौन सा है, पहले तो ये देख लो। रकाब, कुकुद और स्थूण, ये जो है मानव कान के क्या हैं, भाग हैं। ठीक है, जो नहीं है वो है उर्वास्थि। उर्वास्थि जो है ये मानव जो कान है उसका भाग नहीं है। ठीक, ठीक है, उर्वास्थि को जो है इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फीमर। ठीक है, तो फीमर जो बोन होती है वो इसका कान का भाग नहीं होती है। रकाब, कुकुद और स्थूण जो है इसके भाग होते हैं। ठीक है, और फीमर कहाँ पे होती है, जो अपनी थाई होती है उसमें होती है। और ये मानव शरीर में सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी जो मानी जाती है वो फीमर ही मानी जाती है। ठीक, चलिए अगला देखिए। चलिए इसको छोड़ते हैं, अगला देखते क्योंकि 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, विश्व खाद्य परिक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय पूछा गया, हेडक्वार्टर पूछा गया WEP का। तो WEP का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, रोम में है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी। ओके, ये उस वक्त का देखो करंट का क्वेश्चन था, तो ये हमें देखना है तो देख सकते हैं विद्या बालन, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो हम जो है जो भी हमारी करंट के हैं उसको बेशक छोड़ते हैं यहाँ पे। 2022 का है तो हम डेफिनेटली करेंगे, लेकिन 2020 का नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए, निशाकाश, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। तो रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को कहा जाता है खगोलीय पिंड। तो फर्स्ट ऑप्शन खगोलीय पिंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, माधवपुर मेला जो है हर साल जो है ये कहाँ पे लगता है, गुजरात में लगता है। तो थर्ड ऑप्शन गुजरात जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 2020 को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था। लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में किसको जानते थे, लोधी गार्डन्स को। ठीक है, इसका जो पहले का नाम है ये याद रखना था। ब्रिटिश से जब स्वतंत्रता प्राप्त की उसके बाद जो है इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया था। ठीक है, न्यू दिल्ली में जो है ये लोधी गार्डन स्थित है। ओके, मुगल गार्डन की अगर हम बात करें तो ये सर एडविन लुटियन ने जो है इसको अंतिम रूप जो था दिया था। मुगलों द्वारा जो है फारसी वास्तुकला शैली में जो इसका निर्माण किया गया था। ये भी अगर हम बात करें तो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में ही है ये भी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। डियर पार्क को जो है डियर पार्क भी जो है दिल्ली में ही है ये भी। और बुद्ध जयंती पार्क की बात करें तो ये भी दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो थी गौतम बुद्ध की जो वर्षगांठ मनाई गई थी 25वीं, ठीक है, उसके उस पर जो था इसका निर्माण किया गया था। तो बस ये चारों ही जो है वहाँ पे है, लेकिन लोधी गार्डन को द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में पहले जाना जाता था, बाद में इसका नाम चेंज किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है। तो राइट आंसर हो जाएगा लाई हरोबा का जो है ये नाम है, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। ठीक है,
तो याद रखिएगा इसको। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लाई हरोबा जो उत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है, या जो भी डांस है ये, ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है, मणिपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। देखिए हर्यक वंश का संस्थापक पूछा जाए तो बिंबिसार था, और बिंबिसार का ही पुत्र था कौन, अजातशत्रु। ओके, और बिंबिसार ने अजातशत्रु ने जो है अपने पिता को मारकर जो थी गद्दी जो थी प्राप्त की थी। अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारकर जो है गद्दी प्राप्त की थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है, कशेरुकी प्राणी नहीं है पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा घोंगा, ठीक है। पक्षी, स्तनधारी और मछली, ये सारी के सारी क्या हैं, कशेरुकी प्राणी जो हैं। घोंगा जो है नहीं होगा। केचुआ हो गया, केचुआ भी जो है ये कशेरुकी नहीं होता है। पक्षी, स्तनधारी, मछली, छिपकली, मेंढक, ये सारे उसमें आ जाते हैं कशेरुकी प्राणी में, लेकिन जो हमारा केचुआ है, घोंगा है, वो उसमें नहीं आती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी। तो ये रखी गई थी 1913 में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी। 31 मार्च डेट भी याद रखना, 31 मार्च 1913 को जो है बॉम्बे के जो गवर्नर थे सर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क के द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है। अगला है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जा सकता है, तो ये है कर्नाटक के कोडागु जिले में, ठीक है। याद रखना है ब्रह्मगिरी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर स्थित है, कोडागु जिले में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है। तो सिरके का प्रमुख घटक कौन सा हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसिटिक एसिड। तो इसका जो है आपसे वो जो क्या बोलते हैं इसको फॉर्मूला है वो भी पूछ सकते हैं। तो एसिटिक एसिड क्या लिखा जाता है, CH3COOH जो है इसको लिखा जाता है एसिटिक एसिड को, ठीक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है। यानी कि दो विद्युत आवेश जो भी है उनके बीच की जो दूरी है अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो जो उनके बीच का जो बल है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था वो क्या हो जाता है, 1/4 तक कम हो जाता है। ये कौन सा नियम है, तो ये है कूलाम्ब का नियम, ठीक है। कूलाम्ब का जो है ये नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी गुफाएं हैं, बोरा गुफाएं, ठीक है। तो भारत के पूर्वी तट पर है ये, और कहाँ पर हो जाएंगी, अनंतगिरी में। अनंतगिरी की जो पहाड़ियां हैं उनमें जो है ये स्थित हैं, ठीक है। याद रखिएगा अनंतगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। चलिए एक मिनट, ओके बाकी चीज़ें भी यहाँ पे देखते हैं। अनंतगिरी फिर राज्य में भी पूछा जा सकता है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है ये आती है ये पहाड़ियाँ, विशाखापट्टनम में। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नाम आता है नल्लामाला। नल्लामाला की जो पहाड़ियाँ हैं ये भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो है कई ज़िलों में जो है फैली हैं, ओके। तो नल्लामाला की पहाड़ियाँ जो है आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा किस राज्य में आती है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद होर्सले की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में आती है। चित्तूर जिले की पहाड़ियों की जो है श्रृंखला है होर्सले, ठीक। और उसके बाद नागरी की अगर हम बात करें तो ये भी आंध्र प्रदेश में, ये चारों के चारों आंध्र प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पे बोरा गुफाएं पूछा था तो वो अनंतगिरी की पहाड़ियों पर है, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको छोड़ते हैं, ये भी छोड़ते हैं, ये भी अलग ही है, ये सारे करंट के हैं तो इनको हम यहीं पे स्किप करते हैं। ओके ये याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने थे, तो फवाद मिर्जा।
देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? जो फेफड़ों के बीच में रहती है तो वो हो जाएगी बाल्य ग्रंथि, थाइमस। ठीक है, ये फेफड़ों के बीच में स्थित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेस एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो सिंथेस एंजाइम जो है प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को सल्फेनिक एसिड में जो है कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, ये भी करंट का है तो छोड़ते हैं इसको भी, 2020 में ही पूछा गया ये इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का जो है अंतिम शासक था महापद्मानंद का पुत्र धनानंद। ठीक है, नंद वंश की स्थापना आपसे पूछी जाती है तो महापद्मानंद ने जो है नंद वंश की जो है स्थापना की थी। ओके, तो याद रखिएगा। और इसके पुत्र जो था धनानंद, वो जो था अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला? तो ये गुजरात में खोला था। ओके, यहाँ पे बात दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछा है तो ये तो 50वां था, तो जो कि अमिताभ बच्चन को तब मिला था, अभी याद नहीं रखना ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। तो ये हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक या गायिका थी? तो इनमें से जो है प्रसिद्ध कव्वाली गायिका बतानी थी तो वो हो जाएगा नुसरत फ़तेह अली खान। गायक या गायिका जो भी थे कौन थे? नुसरत फ़तेह अली खान थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला चलते हैं। ओके, इसमें पूछा गया है 1 अश्व शक्ति बराबर होती है कितने वाट के? हॉर्स पावर पूछा ना, 1 हॉर्स पावर बराबर होती है 746 वाट के। ठीक है, तो 746 वाट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, किरीबात कहाँ का चावल का एक व्यंजन है? किरीबात ये हो जाएगा श्रीलंका का जो है ये चावल का व्यंजन है किरीबात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, किसकी जयंती प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती जो है हमें मतलब हर साल जो है इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, ओके, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो थे अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? अंतिम स्वीकृत सम्राट पूछा है तो वो थे विष्णु गुप्त। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। तो किस में होते हैं? जिसमें जो कि सरकार के स्वामित्व और उसमें होते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादक संसाधन होते हैं वो स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। मिश्रित में तो देखो कुछ सरकार के पास होता है और कुछ निजी होता है। ठीक है, तो वो पूंजीवादी में तो फिर सारा ही जो है प्राइवेट होता है, वैसा सरकार के उसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक, तो समाजवादी यहाँ पे सही रहेगा। चलिए ओके, अगला है, निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है? थैलेमस, मज्जा और पोन्स ये जो है क्या है? मस्तिष्क का भाग हैं। कर्णपाली जो है ये जो है मस्तिष्क का भाग नहीं है। ठीक है, मस्तिष्क को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं ना, अग्र मध्य और पश्च में। ओके, तो यहाँ पे थैलेमस, मज्जा और पोन्स जो है इसके भाग हो जाएंगे, कर्णपाली नहीं होगा। चलिए अगला देखिए, कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में कौन सहायता करता है? इनकस, कॉक्लियर नर्व, मेलियस या यूस्टेकियन नलिका? तो कभी यूस्टेकियन जो है वो जो है कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को जो है बराबर करने में सहायता करती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, गुप्त शासकों ने डैश नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। तो ये गुप्त शासकों ने लगाया था जिसका नाम था हलीवकर। हलीवकर नाम का जो है जुर्माना था जो कि कृषक पर लगाया जाता था।
ओके, जिनके पास हल होता था। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो हर्यक वंश की स्थापना अभी हमने ऊपर पढ़ी, बिंबिसार ने, जिनको जो है किसने मारा था? उन्हीं के पुत्र अजातशत्रु ने जो है मारा था। ठीक है, नेक्स्ट है, रंगीन ताम चीनी वाले आभूषणों में खांचों या उत्कीर्णों पर लेपन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मीनाकारी कहा जाता है। ठीक है, तो मीनाकारी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार ये एग्जाम में आया है। तो वित्त मंत्रालय जो है ये भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट देखिए, तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हेयान सांग ने सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो हेन सांग जो था ये सम्राट हर्षवर्धन के काल में जो था भारत आया था। तो हर्ष जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा शहर यांगत्जी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो संघाई नहर जो है वो यांगत्जी नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, ल्यूसीफर किस ग्रह का एक और नाम है? तो ल्यूसीफर जो है ये शुक्र ग्रह का एक और नाम है। ठीक है, इसमें पूछा गया है, कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? जो सार्क का सदस्य नहीं है, तो भूटान, पाकिस्तान और नेपाल, ये जो है सार्क के जो हैं सार्क संगठन के सदस्य हैं। जो नहीं है वो है चीन। ठीक है, सार्क की स्थापना पूछा जाता है, तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। फिर पूछा जाता है कि कहाँ पर हुई थी? तो ढाका में जो है सार्क की जो है स्थापना की गई थी। ओके, तो पहले जो है इसमें 7 देश थे। कौन कौन से थे? तो बांग्लादेश था, भूटान यहाँ पे लिखा हुआ है, पाकिस्तान था, भारत, मालदीव, नेपाल, और कौन सा रह गया? 3, तो 5 और 6, अफगानिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। ओके, ठीक है, तो 3 ये हो गए, 3 6 और 1 7, कोई तो रह गया है। बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, मालदीव हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका भी तो है। ठीक है, तो 8 देश जो हैं हो जाएंगे इसमें। अभी फ़िलहाल 8 है इसमें। जो सबसे लास्ट में जुड़ा था वो अफ़गानिस्तान ही जुड़ा था। ठीक है, उससे पहले 7 थे और अभी जो है 8 है। अफ़गानिस्तान भी जो है इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, ओके, स्थापना इसकी ढाका में हुई थी, लेकिन सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में है। ठीक है, स्थापना जब हुई थी तो कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल के काठमांडू में हो जाएगा। ओके, आगे पूछा गया है, कौन सा शहर श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है? तो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है कोलंबो। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान पाकिस्तान में स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा? पोलो ग्राउंड है ये, गिलगिट में है, पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वहाँ पे है ये। ठीक है, तो इसका नाम है शांदूर या शंदूर, इसमें शंदूर आया है, शांदूर भी देखने को मिलता है। तो शंदूर मान के चलो, शंदूर जो है ये सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलो मैदान है। ठीक है, ओके, ये तो क्वेश्चन उसका है। तो ये थे क्वेश्चंस। यहाँ पे जो है हम इसको ख़त्म करते हैं। तो आपने 100 से ज़्यादा हमने इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है PYQ भी लगाते रहें और अपना करंट और जो स्टैटिक जीके चल रहा है उसको भी चलाते रहें, क्योंकि क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना भी जो है हमारा उतना ही ज़रूरी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।